अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत ने इवेंचुअली ऐलान कर दिया है कि ईवीएम्स के हवाले से अब कानून साजी करने जा रही है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है कि जो मशीनें हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं, मैन्युफैक्चर्ड की गई हैं, उन पर कुछ सवालिया निशानात हैं। और दूसरा ये भी अपोजिशन प्ली लेती नजर आ रही है कि ईवीएम्स पूरी दुनिया में मतरूक हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत पता नहीं क्यों बाजिद है। दूसरी बात वो ये भी करते हैं कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन को कहा जाता पायलट प्रोजेक्ट करे और उसके बाद इन मशीनों को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन से जब हमारी बात होती है, उन्होंने कहा है कि हमने किसी किस्म का हुकूमत को गो हेड नहीं दिया है, बल्कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और दूसरी प्ली जो हुकूमत लेती नजर आ रही है कि इससे जो मेन इनपुट है वो कम हो जाएगी, आदमियों की इनपुट कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इससे भी एहतराज करता नजर आता है कि ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफ करता नजर आता है। वो कह रहे हैं कि बल्कि इससे जो मेन ह्यूमन इनपुट है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी 3 मशीनें होंगी जो एक पोलिंग बूथ पर होंगी और 4 मशीनें अदरवाइज लगाई जाती हैं एक पोलिंग बूथ पर। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 12 मशीनें एक पोलिंग स्टेशन पर होंगी। तो इस तरह से एक एक मशीन के लिए एक एक बंदा रिक्वायर्ड होगा। इस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ रही हैं। फिर दूसरा वो ये भी बात कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन का अमला शायद इन मशीनों के लिए तैयार नहीं है। और फिर आई वोटिंग के हवाले से भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ रहे हैं, बल्कि अपोजिशन भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत इतनी बाज़िद क्यों है और अपोजिशन के शुबहात शकूक इसीलिए बढ़े हुए हैं कि हुकूमत बाज़िद है कि उन्होंने ईवीएम के थ्रू ही नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करने। और दूसरी बात हो रही है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी के अभी कोई राबते उस्तवार हुए हैं, पीडीएम को दोबारा मुतहरिक करने की बात की जा रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पीडीएम में एएनपी को और पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल किया जाना चाहिए। और फिर क्या ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाए और फिर वही इस्तीफों वाली कहानी दोबारा से शुरू हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को कितना खतरा हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब ने पिछले संडे को यह बात भी की कि अगर पीपल्स पार्टी साथ देती तो ये हुकूमत घर बैठी होती, मार्च में नए इंतखाबात होते। ये बात कितनी दुरुस्त है? इन्हीं अहम टॉपिक्स पर आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़रूख हबीब साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अफनान साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ, ईवीएम्स पे आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों लगता है कि हुकूमत इसके ज़रिए धांधली करना चाहती है? देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं उनकी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर जो है वो जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इनकी हुई है वहाँ पे वो इतनी कामयाब नहीं रही। और फिर मैं खुद, मेरा अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेरी डॉक्टरेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है। तो मुझे इन चीज़ों का जो है वो टेक्निकली बड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है मेरी इसकी, ये कैसे मामला चलाए जाते हैं। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मैं देखें, ये ईवीएम जो है ना, ये हो या आई वोटिंग हो, ये सारे सिस्टम डेवलप किए जाते हैं ओवर मैनी डेकेड्स। और वो भी उस वक्त जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका ट्रस्ट हो इसके ऊपर। अभी तो ये हालात हो गए हैं कि अगर इन्होंने ईवीएम वाले मामले को ज़्यादा पुश किया तो अगला इलेक्शन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट्री, जो सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अंदर ईवीएम की डिस्कशन चल रही है, जो चेयर उसको कर रहे हैं अपना ताज हैदर साहब, उसके अंदर जो हम शिक बाय शिक इनसे पूछते हैं गवर्नमेंट से कि जी ये शिक आ गई मिसाल के तौर पे आई वोटिंग की, हम इनसे ये पूछते हैं कि भाई आपका इसके बारे में क्या, आपको ये जो आपने लिखा हुआ है इसके बारे में आपकी क्या वो है। इस पे आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की रिपोर्ट आई है, मिनसेट की, थर्ड पार्टी ऑडिटर की, थर्ड पार्टी की, उसने क्या आपको कहा है उसके ऊपर? जब ये हमें बताते हैं कि वो उनकी तरफ से ये नहीं रिकमेंड किया गया, तो फिर हम इसे कहते हैं कि क्यों आप इसको पुश कर रहे हैं, तो आगे से इनके पास कोई जवाब नहीं होता इस चीज का। भाई जब एक स्पेनिश फर्म है, थर्ड एक कंपनी है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके ये बताया है कि ये सिक्योर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको उनकी बात माननी चाहिए। फिर बिल्कुल ठीक होगा। इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, जो हमारी उनकी आईटी के लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं, वो इसके ऊपर कहते हैं कि हम खुद इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत दफा ब्रीफ कर चुके हैं कि ईवीएम इन इटसेल्फ इज वेरी इनसिक्योर।
और वो मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि बिल्कुल उसको सही। कैसे बड़ा आसानी से आप उसको जो है वो हैक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। उसके अंदर आप एक कोड लिख सकते हैं, जो कोड जो है बेसिकली, मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 लाइनों का एक कोड बता देता हूँ कि 3 वोट शेर को पड़े तो चौथा वोट बल्ले को डाल दो। ये एक 2 लाइनों का कोड है, कोई भी लिख सकता है, आईटी आईटी जिसको समझ में आती है। तो ये मामला सामने रख के बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल स्टिक ठीक। बाय स्टिक इनसे ठीक पूछा हो है गया, जी। आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन अब तो हुकूमत की जानिब से फैसला सामने आ रहा है, ऐलान भी कर दिया गया है कि वो कानून साजी करने जा रही है, जिसके लिए जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? चूंकि कानून तो पास हो जाएगा, क्या करेंगे आप? देखिए, जो 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 मुसद्दा इन्होंने हमें दिया हुआ है ना, अगर तो ये उसको पुश करेंगे तो वो उसकी बहुत सारी क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो कर रही हैं, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट में। तो और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसाल के तौर पे इम्पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना। मिसाल एक और मैं आपको दे देता हूँ। इन्होंने बहुत सारा इख्तियार जो है वो उस मुसद्दे के अंदर नादरा को दे दिया। मतलब मिसाल के तौर पे जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वोटर है, अब नादरा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर एक इदारा है जो एग्जेक्टिव के हिसाब से चलाया जाता है। ये कानून के खिलाफ है कि आप, ये आइन के खिलाफ है बिल्कुल कि सही आप है, उनको ये ठीक हो गया। इख्तियार नहीं दे सकते। करेंगे क्या सर डॉक्टर अफरान साहब, करना क्या है अब अपोजिशन ने? देखें, करेंगे हम ये करेंगे। देखें, पहले तो अगर ये कोई इन्होंने बिल पास, अव्वल तो ये हम बिल को हम रोकेंगे। इसमें ये जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है उसके अंदर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक बात, अगर इन्होंने मिसाल के तौर पे उसको कर भी लिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, हम अदालतों में भी चले जाएंगे। अदालतों में जाएंगे, हम बिल्कुल ठीक हो हम गया, हम हम ठीक हो हम गया। रोड पे भी आएंगे। हम जो है वो एहतजाज अभी बिल्कुल शुरू सही हो कर गया, देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मजहर अब्बास साहब, अब कानून साजी का ऐलान हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है, हुकूमत को ऐसा करना चाहिए और आपको नजर आ रहा है ये कानून बन जाएगा और अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी? देखिए, इलेक्शन में धांधली, अगर आप पाकिस्तान के, मैंने कई इलेक्शन देखे हैं, ये इशू ही नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधली बहुत कम होती है। पाकिस्तान में इलेक्शंस मैनेज्ड होते हैं। गवर्नमेंट्स बनाने में, गवर्नमेंट हटाने में, गवर्नमेंट तोड़ने में, ये सब मैनेजमेंट होती हैं। आप यानी जो पिछला सिस्टम था या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स उठा लें, आप दीगर चीज़ें उठा लें, आप देख लें कि कितनी पिटीशंस फाइल होती हैं, तो आपको लगेगा कि मुश्किल से 5 से 10% से ज़्यादा इलेक्शन चैलेंज ही नहीं होता। और ये आज का इलेक्शन नहीं है, आप पिछले जितने इलेक्शन उठा लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं, इलेक्शन कमीशन का डेटा कलेक्ट करें, देखें कि कितने पिछले 88 से उठा लें, चले और पीछे का छोड़ दें, 88 ऑनवर्ड्स उठा लें, कितने इलेक्शंस चैलेंज हुए हैं। लेकिन क्या वो इलेक्शन फेयर थे? नहीं थे। क्या उस वक्त गवर्नमेंट बनाने में 88 का उठा लें, 88 में तो एडमिट हुआ ना कि हाँ हमने आईजीआई बनाई थी। अब आईजीआई बनाना इलेक्शन, बज़ाहिर इलेक्शन की धांधली नहीं थी, लेकिन एक इदारे ने बैठकर एक तंजीम बनाई एक दूसरी जमात को नीचा दिखाने के लिए। तो ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। और हमीद गुल साहब से, मरहूम से, मैंने खुद इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था हमने सिर्फ मैनेज किया इलेक्शन। यानी अगर उस वक्त का आईएसआई चीफ खुद ये कह रहा है कि मैंने इलेक्शन मैनेज किया, 90 का इलेक्शन उठा लें, आज तो एडमिटेड फैक्ट है ना, राइट। कि 1990 का इलेक्शन रिग था, पैसे तकसीम हुए। अब पैसे तकसीम होना जो है वो बज़ाहिर तो इलेक्शन के दिन की धांधली नहीं है, अब लेकिन मजहर, पैसे बिल्कुल ठीक तकसीम है हुए, मजहर भाई। जमात हुई। अब मामला आपको किस तरफ जाता नजर आ रहा है कि ईवीएम के इनकाद पर हुकूमत बाज़िद नजर आती है और अपोजिशन के पास बज़ाहिर कोई चॉइस नहीं है, तो मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ने अपने तई, उन्होंने कहा कि हमने ऑपोजिशन को ये भेजा था, पैकेज भेजा था रिफॉर्म्स की। बदकिस्मती से हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑपोजिशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो रहा, और पिछले 3 साल में, और मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, 2 रिकॉर्ड बन सकते हैं। एक रिकॉर्ड ये बनेगा कि इमरान खान अपनी पहले वजीर आज़म होंगे जो 5 साल में अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरा रिकॉर्ड ये होगा कि पहले 5 साल में इमरान खान और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। ये भी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का रिकॉर्ड होगा। चीज़ ये कि जब कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो तो जाहिर है बहुत सी अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की, बहुत सी अच्छी चीज़ें ऑपोजिशन ने प्रेजेंट की, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई दोनों के दरमियान। तो ये कानून भी बन जाएगा, हो सकता है इस कानून के तहत इलेक्शन भी हो जाए, हो सकता है पीटीआई दोबारा भी जीत जाए,
लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि बिल्कुल सही। इलेक्शंस की मैनेजमेंट जो है, मैं बता सकता हूं 2018 के इलेक्शन में कराची में किन किन लोगों को बुला के क्या क्या कहा गया, किन किन लोगों को बुला के इधर से उधर किया। 2013 के इलेक्शन में मैं बता सकता हूं, उससे पहले के इलेक्शन तो हमारे यहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट हो और चीज है। इलेक्शन के दिन की बिल्कुल धांधली सही। के तहत आप ईवीएम के तहत इलेक्शंस कराएं या आप नॉर्मल प्रैक्टिस से इलेक्शन कराएं, इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली अंडर क्वेश्चन रहता है। अंडर क्वेश्चन गवर्नमेंट रहता है, की बिल्कुल ठीक कोऑर्डिनेशन हो, और गवर्नमेंट के ब्रेकअप। बिल्कुल ठीक हो गया। फारूक हबीब साहब, कानून साजी आप करने जा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं था कि अपोजिशन भी ऑन बोर्ड होती? देखें, अपोजिशन को तो हमने वज़ीर आज़म साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये दावत दी कि आप आएँ, आपके साथ बैठ के एनआरओ के अलावा जो एहतसाब के हवाले से आपके इल्म में है कि उसमें भी ये काम करते रहते हैं, सारे तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात हो सकती है। ख़ास तौर के ऊपर जो इंतखाबी इस्लाहात का हमारा कानून है उसके ऊपर आपके साथ हम बात करने को तैयार हैं। अब आपने ईवीएम देखी नहीं है, डेमो देखा नहीं, डेमो देखे बगैर ही आप एक चीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि यूएसए के अंदर कितना बड़ा इलेक्शन हुआ, ट्रंप ने कितना शोर मचाया, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर हुआ था, उसके ऊपर सबको एतमाद था। उस इलेक्शन को जो है वो ट्रंप इतना शोर मचाने के बावजूद भी किसी जगह के ऊपर उसको चैलेंज करने के ऊपर जो है वो नाकाम रहे। अभी भी इनसे पूछें पीडीएम के जलसे जुलूस क्यों कर रहे हैं जी, हम साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा जी, कैसे चाहते हैं वो इनको मालूम नहीं है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, उसके लिए बैठना पड़ेगा। फिर इसके अलावा बुनियादी तौर के ऊपर जो बारहा बात होती है ईवीएम के हवाले से, जी को पता नहीं हैक हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि क्या डब्बों पे स्टैंप्स नहीं लगती ये बैलेट पेपर्स के ऊपर? क्या बैलेट पेपर्स चोरी नहीं हो जाते? क्या जाली बैलेट पेपर्स जाली प्रिंटिंग प्रेसों के ऊपर नहीं छापे जाते? क्या जो है वो एक एक बंदा जाकर, यानी एक वोट की पर्ची वो लेता है तो प्रेजाइडिंग अफसर मिलकर उसको 3 दे देता है और वो स्टफिंग कर देता है जाकर 3 ठप्पे लगाकर। ये तमाम चीज़ें इलेक्शन के अंदर होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की, जो मिनट्स भी जारी किए, उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए हम करेंगे। उसके अलावा हमारी जो कमेटी है उसने जाके उनको पूरी ब्रीफिंग दी। अब उन्होंने ईवीएम के ऊपर अपनी टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी बनाई है। वो टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी उसको एवेल्यूएट करेगी। वो हमसे 10 सवाल पूछें, 100 सवाल पूछें, हम उनको मुतमिन करेंगे। बिल्कुल सही है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये आई वोटिंग को कंफ्यूज करते हैं, देखें आई वोटिंग नहीं है, ये है ओवरसीज पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो आपको 29 अरब डॉलर जिन्होंने इस साल भेजे, जो मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते हैं, मुल्क का डायस्पोरा है, उनको वोटिंग राइट देना है और उसका हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुका है। इलेक्शन एक्ट 2017 उठाएं, उसकी शिक नंबर 94 पढ़ें, शिक नंबर 103 पढ़ें, जिसमें आपने वो कहते हैं ना, हमने वो बिल पास किया था नून लीग पीपल्स पार्टी ने, उसमें लिखा हुआ है कि आप ट्रायल करवाएंगे, ओवरसीज वोटिंग को, वोटर्स को राइट देंगे, आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, बायोमेट्रिक वोटिंग का भी ट्रायल करेंगे। उसमें हमने कौमी असम्बली से उस लॉ में हम तरमीम लेकर आए। आज आई वोटिंग एक वन ऑफ द मीडियम है, उसके अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने का। ईवीएम के हवाले से देखें, आप अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले रहे हैं, मजहर साहब भी यही बात कर रहे हैं और बाकी फ्री कैन भी यही बात कर रहे हैं। फिर इन इलेक्शंस की जो 2023 में होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ आप ही को साफ और शफाफ इंतखाबात चाहिए और बाकी किसी को नहीं चाहिए, जबकि पीडीएम का तो एजेंडा ही ये है। नहीं, देखें बात यह है कि फिर साफ और शफाफ इंतखाबात की जो डेफिनेशन है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए बुनियादी तौर के ऊपर। फिर क्या मामला आता है, मजहर साहब ने कर देखें उन्होंने कर दी, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे क्या बात कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी इलेक्शन हुआ है, जिस सिस्टम के तहत भी हुआ है, उस इलेक्शन के ऊपर इन्होंने जो है वो शोर डाला है। आप मुझे ये बताएं कि आज शोर वो डाल रहे हैं जो मदर साहब बात कर रहे थे, जो आईजीआई के बेनिफिशरी हैं, आज वही फिर शोर भी डाल रहे हैं। आज वही लोग जो किसी की चूसनी लेकर सियासत में आए थे। फिर तो ये भी रिफॉर्म होनी चाहिए कि वो लोग जो ये काम करते रहे हैं उनके ऊपर भी इंतखाबात लड़ने से पाबंदी होनी चाहिए, वो पाबंदी लगनी चाहिए, जो दावत देते रहे, जो सब करते रहे। की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात तो फिर यही है, ईवीएम फ्यूचर की बात यह है कि बैठे, सुन लें जी, फ्यूचर की बात यह है बैठें, बैठकर आप भी आए, इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी एंगेज किया है, आप एक दफ़ा आगे मशीन को देखें तो सही,
वो वर्क कैसे कर रही है। बिल्कुल सही। आप मुखालफत बराए मुखालफत ना वो कह रहे हैं करें। ईसीपी अगर कोई डेवलपमेंट आता है उसके ऊपर चलें। फारूक साहब, ईसीपी भी कह चुके हैं हमारे तहफुजात हैं, इनसिक्योर है। मेरी खुद भी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, टॉप ऑफिशियल से मेरी अपनी भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है, आपके पास कोई स्टोर ऐसा नहीं है जहां आप 12 लाख मशीनें रख सकेंगे, और फिर आपको कम से कम 36 लाख का अमला आपको ट्रेन करना पड़ेगा फरूक हबीब साहब, अगर आप ईवीएम्स के थ्रू वोटिंग के लिए जाते हैं। और फिर भी वहां पर भी ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल होगा, ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ जाएगा, जो आप प्ली ले रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल कम हो जाएगा। इस तरह की बातें ईसीपी की जानिब से भी की जा रही है। एक मिनट, पहली बात तो यह है कि ईसीपी की जानिब से जी फारूक साहब मैं आता हूँ, ईसीपी की जानिब से इस किस्म की कोई चीज़ ऑफिशियली हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं हुई। दूसरी बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं ह्यूमनली इंटरवेंशन या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो मुझे आप सादा सी ये बात बताएं कि यहाँ पे शोर पड़ता है जी फॉर्म 14 नहीं मिले। यहाँ पर आपको जैसे ही पोलिंग क्लोज होगी, बटन दबाएंगे, फॉर्म 45 आपके हाथ में होगा। जो वोट कास्ट होगा उसका पेपर ट्रेल भी आपके पास मौजूद होगा, वो भी आप उसको उस अंदाज से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कि आप प्रेजाइडिंग अफसर को खरीद लेते हैं, आपने अपने हाथ से लोगों को लगाया हुआ है। ठीक हो गया, वन लाइनर दे दे, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए मैं तो एक तो फर्रुख से ये मालूम करना चाहता हूँ, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों का है कि जो मैंने सुना था, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जी जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उनको इलेक्शन लड़ने का भी राइट होगा, और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हें अपनी नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, और अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो वो बरकरार रख सकते हैं। एक तो इसमें क्या पोजीशन है। दूसरी बात ये कि देखिए अगेन मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और गवर्नमेंट और अपोजिशन को इस पर बिल बैठना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में आप इनको इससे तजुर्बे को देखें, और अगर कामयाब होता है तो मेरा ख्याल है अपोजिशन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अगर नाकाम होता है तो फिर अगला इलेक्शन उसी तरीके से कराएं जिस तरीके से हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की होती है वो तो गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर करती है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन पे दोनों का एतमाद नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। छोटा सा ब्रेक लेंगे इसी नोट पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फरूक हबीब साहब से इस बात का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाजरीन। फरूक हबीब साहब, डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब ने आपसे सवाल किया था जो ओवरसीज जो होंगे वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे। फरूक साहब, वो तो कानून में जो कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है उसके अंदर वो प्रपोज है, यानी वो पास हो के अब सेनेट के अंदर चला गया। अब सेनेट की कमेटी में हमारी ये कोशिश ये है कि वहाँ पर हम कंसेंसस डेवलप करें। ऐसी चीज़ों के ऊपर किसी चीज़ पे एतराज़ आता है और ये हमें भी कायल कर लेते हैं, उन चीज़ों को हम रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ पे कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो कानून का हिस्सा बन जाएगी। यही वजह है कि सेनेट के अंदर बारहा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम डेलिब्रेट करें। एक चीज़ आने से पहले ही जब आप उसको इस तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, उसको मुतनादा बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आप किस मामले के ऊपर कानून साजी कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, वन लाइनर दे दें। वो कह रहे हैं बैठे तो सही, एग्जामिन तो करें, फिर हम पीडीएम के इशू पर जाएंगे। देखिए मैं वन लाइनर नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बातें की जिसका मुझे जवाब देना है। हम एक तो बात ये है कि हम जो है कॉन्सेंसस डेवलप करने हम खुद भी चाहते हैं। मैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी का खुद हिस्सा हूँ जहाँ पे इनके लोग बैठते हैं, और जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम इनसे पूछते हैं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो जिस फर्म को हायर किया उसने आपको ये रिपोर्ट दी कि ये ठीक नहीं है आई वोटिंग, तो फिर आप क्यों उसको कानून बनाना चाह रहे हैं? तो इनके चेहरे ब्लैंक होते हैं, इनके पास जवाबात नहीं होते, ये एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि अब क्या जवाब दें इसका। इनके ज़्यादातर लोगों ने उस मसवदे को नहीं पढ़ा हुआ जिस मसवदे की ये सारे दिन बैठ के एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ना, उस मसवदे को नहीं पढ़ा हुआ इन्होंने। तो ये बात कहना कि कोई और चुस्नी लेके आया हुआ है, इमरान खान के मुंह में इस वक्त चुस्नी लगी हुई है। हम कह रहे हैं कि वो चुस्नी मुंह से निकाल दें। ये 1990 की मिसालें आप 2021 में दे के अपने गलत करतूत सही नहीं कर सकते। एक बात। फिर देखिए ये बात कहना कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो गलत, हमने कभी नहीं कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, लेकिन आप एक बुनियादी बात समझने की कोशिश करें। दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हो, मैं कहता हूँ आप अमेरिका से, बरतानिया से, जहाँ मर्जी से निज़ाम ले आएँ, उसके चलाने वाले
अगर 2 नंबरियां करेंगे तो वो उसका रिजल्ट 2 नंबर आएगा। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये कई सौ अरब रुपए के ईवीएम का तजुर्बा करना चाहते हैं 1-1.5 साल में, जो बड़ी डेवलप्ड कौमों ने भी कई दहाइयों में किया है। राइट, इसके अलावा ठीक है। एक बात मैं और कर दूं, देखिए इन्होंने ट्रंप की बात की। ट्रंप का इलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। बेशक आप क्या कहते हैं चेक करवा लें, जो 2016 में हुआ था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम हुई थी कि रशियन हैकर्स ने जो है वो ईवीएम्स को हैक किया था। फिर अल गोर का इलेक्शन जी, मैं 2016 में खुद अमेरिकन इलेक्शन कवर कर रहा था। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर फीमेल थी, उनसे पूछा भी कि आप ये ईवीएम्स यूज कर रहे हैं, ये रिग हो सकती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया मेरा नाम ना डिस्क्लोज कीजिए। उन्होंने एक कंपनी का नाम भी लिया कि उस खास कंपनी की ये मशीन बनी हुई है और ये मशीनें एक खास कैंडिडेट को सपोर्ट भी करेंगी। उन्होंने मुझे खुद बताया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मैं न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से ये इलेक्शन कवर कर रहा था, 2016 के अमेरिकन इलेक्शन। जी, मैं ये और इसके अलावा ये बात ऐड करना चाहूंगा कि देखें हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते रहे हैं, जो ये बात है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2013 का इलेक्शन इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया था। जब उसका रिजल्ट आया था तो उन्होंने उसका रिजल्ट माना था। वो इसकी वीडियो मौजूद है, असद उमर साहब का बयान मौजूद है। ये तो 1 साल बाद जो इन्होंने किसी ने पट्टी पढ़ाई कि तुम ये किधर चल पड़े हो, दूसरी तरफ जाओ, हमने कभी कबूल नहीं किया था। मैं आपको असद उमर साहब का बयान निकाल भाई असद उमर साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान है, हमने तो उसके हस्पताल से ही तहरीक का ऐलान कर दिया था। इमरान खान साहब की वीडियो है जिसमें वो इलेक्शन का रिजल्ट मान रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अफरान साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से राबिता किया है, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि पीडीएम को दोबारा बहाल किया जाए। देखिए हमारी कम्युनिकेशन तो उनके साथ चलती है और हम बहुत सारे फोरम पे उनके साथ काम भी कर रहे होते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहद हो जाए। एक मुत्तहद अपोजिशन ज़्यादा फ़ाल होगी। ये जो अभी मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वतें कब्जा करके बैठ गई हैं, मुसल्लत हो गई हैं, इनको अगर आपने डिसलॉज करना है तो हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। अगर हम मुत्तहद नहीं होंगे तो ये जो है इस मुल्क का वही असर करेंगे जो बांग्लादेश का ये पहले कर चुके। बिल्कुल सही है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि एएनपी और पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करना चाहिए पीडीएम में। तो इस हवाले से भी नून लीग सोच रही है, और नून लीग थोड़ी फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। देखिए हमारे अंदर जो हमारे रैंक्स है उसके अंदर ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिशात तो यही हैं, और ज़ाहिर सियासी क्या कहते हैं आप समझ लें कि अपना हिकमत यही है कि सबको साथ लेके चला जाए, ये चाहे कितने भी मुश्किल मामला क्यों ना हो। तो हम चाह ये रहे हैं कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर लें उनके साथ कि हम उनको साथ लेके चलें, और उनको भी और एएनपी को भी, और ताकि एक मुत्तहद ऑपोजिशन हो। बिल्कुल सही है। मज़हर अब्बास साहब, आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा देख रहे हैं? पीडीएम में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी? देखिए सियासत में तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जितनी हार्श पोजीशंस दोनों जमातों ने ली है वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन लॉन्ग मार्च के हवाले से दुरुस्त थी, क्योंकि ये कहीं फैसला नहीं हुआ था कि जी पहले इस्तीफा दिया जाए और फिर लॉन्ग मार्च किया जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी ने वो सवाल रेस किया था, और मेरा ख्याल है बड़ा जेन्युइन सवाल था कि जी पहले लॉन्ग मार्च कर लें, फिर असेस करते हैं कि हमारी पोजीशन। और इस्तीफों का एक्सपीरियंस खुद पीएमएलएन को भी मौजूद है। जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे लेकिन वो कबूल नहीं किए गए थे। पीपल्स पार्टी का जहाँ फ्लॉ है वो है सेनेट में, कि आप सेनेटर मुंतखब हुए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा, वो हार गए, तो आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए। उसूली तौर पे वो सीट जो है मुस्लिम लीग नून को जानी चाहिए थी लीडर। लेकिन उसके बाद ये भी होता है, उसके बाद शो कॉज नोटिस का जो सिलसिला है, ये कभी भी किसी इत्तेहाद में मैंने आज तक नहीं देखा कि जी शो कॉज नोटिस दिया जाए और उसके बाद जब तक पीपल्स पार्टी आए माजरत नहीं करेगी या वो जवाब तसल्ली बख्श जवाब नहीं देगी। ये कभी भी किसी इत्तेहाद में, ऑपोजिशन के किसी इत्तेहाद में नहीं देखा मैंने आज तक। वो एक हार्श पोजीशन थी और अननेसेसरी पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को पुश कर दिया उस तरफ जहां पीपल्स पार्टी ने फिर रिएक्ट किया। वो रिएक्शन में भी बिलावल भुट्टो बहुत आगे चले गए। बिलावल भुट्टो को जिस तरह के वो बयान देते थे वो नहीं देने चाहिए थे। लेकिन शहबाज शरीफ का जो मैंने पिछले हफ्ते जब कराची आए थे, उनकी जो टोन थी वो बहुत माइल्ड थी, अनलाइक शाहिद खाकान अब्बासी या दूसरे लीडर। उन्होंने यही बात की थी कि जी पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। लेकिन मजहर साहब उन्होंने ये बात भी की कि अगर पीपल्स पार्टी साथ देती तो मार्च में नए इंतखाबात हो रहे होते। ये गलत है ये बात। देखिए अगेन कैसे हो रहे होते मार्च में इलेक्शन?
आपके इस्तीफे कबूल होते तो होते ना मार्च में इलेक्शन। क्या क्या पीएमएलएन के पास ये एश्योरेंस थी कि इस्तीफे कबूल कर लिए जाएंगे? मतलब आप इसको रैशनली देखें ना। पंजाब असेंबली में आपके सारे एमपी आज इस्तीफा दे दें, क्यों नहीं इस्तीफा देते? आज दे दे इस्तीफा पंजाब में, क्या गवर्नमेंट बचेगी? एक क्राइसिस खड़ा। तो मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो ये था कि जी आप पहले लॉन्ग मार्च करें, वहां जब हम पहुंचेंगे वहां पीडीएम का इजलास करें, उसके बाद असेस करें कि इस्तीफे देने की। उससे तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। उसमें पीएमएलएन क्यों नहीं तैयार? वो पीएमएलएन का कहना था एस्टैब्लिशमेंट चूंकि चाहती है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, तो इसलिए हम उनका साथ नहीं देना चाहते, चूंकि वो पंजाब में रिप्लेसमेंट चाहते हैं। ये तो एक आपने एक बना लिया ना। अब अगर इस माइंडसेट के साथ कैसे इत्तेहाद हो सकता? मैंने नहीं बनाया, ये पीएमएलएन ने बनाया है। नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा मैं, पीएमएलएन ही की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी यानी उनका अगर ये ख्याल है पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से अपने मामलात कर रही है, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि जो इस गवर्नमेंट को आगे चलवा रहे हैं वो पीएमएलएन चलवा रही है। ये तो डिबेट तो कभी खत्म नहीं होगी, और इसका अल्टीमेट फायदा, सियासी फायदा पीटीआई को हो रहा है। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा मुझे बजट साहब इसी नोट पे ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब का लेंगे इनपुट, और ये पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी पीडीएम को ज्वाइन करती है तो हुकूमत के लिए क्या खतरात पैदा कर सकती है। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फरूख हबीब साहब, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम को ज्वाइन कर लेती है फिर तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और अभी मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने पीएमएलएन की एक तरह से पोजीशन भी वाज़ेह कर दी है कि पीडीएम में एएनपी और पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी थी वो थी नवाज शरीफ के मुल्क में वापस आने के हवाले से। नवाज शरीफ की जो अपीलें थी वो मुस्तरद हो चुकी, उनकी सज़ाएँ बहाल हो चुकी, मुल्क से वो बाहर हैं, अदालतें उन्हें वापस बुला रही हैं, जुडिशल कस्टडी से निकल के वो इलाज करवाने गए थे। वहाँ वो चाहे कॉफ़ी, शादियाँ, हाइड पार्क पे वॉक, हमदुल्ला मोहिब जैसे लोगों से मुलाकातें करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस वो नहीं आ रहे। तो वो एक शर्त थी। बाकी मदर साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाल दी कि इनके आपस में ताल्लुकात क्या थे, लेकिन मुझे सारे मामले के अंदर ये नज़र आया कि बिलावल हमने लड़ना नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने लड़ाई भी देख ली। घड़ी खुदा बख्श के ऊपर जिए भुट्टो के नारे भी मार लिए। 80 लोगों वाली नून लीग ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको नाहल करवाया था उतरो कुर्सी से नीचे, उनको सेनेटर भी बनवा दिया। सेनेटर बनवाने के बाद जो अब इनकी असल लड़ाई है अपोजिशन की, अपोजिशन से लड़ रही है, ये एक दूसरे पे अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। इनकी लड़ाई है दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। हुकूमत के लिए तो ये किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं है, ये जलसे जुलूस की जितनी मर्जी लंबी चौड़ी डेट शीट जारी कर दें। वो कोलंबस ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, फजल रहमान साहब रोड कारवां की शक्ल में पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाना चाहते हैं, वो भी अपना शौक पूरा कर लें। लेकिन आपके लोग अपने कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने फैसिलिटेट किया है हमें, आपके अपने लोग कहते हैं कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने बहरहाल फैसिलिटेट किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो एक इनकी हिस्ट्री है, पूरी पुरानी हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हमने जितनी जदोजहद की है वो तनहा जदोजहद की है। हमें इस वजह से पता था क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था। इनकी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव में इनका इतफाक है, वो दोनों को करप्शन का केसेस का सामना है। सारे चाहते हैं कि एहतसाब का अमल बंद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा चाहता है कि एंड पे ट्रॉफी किसको मिलेगी, ट्रॉफी का मसला है। उस ट्रॉफी के पीछे जो है वो लड़ना शुरू हुए हैं, और लड़ के ऐसा हाल किया है कि इन्होंने जो है वो फजल रहमान का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। सबसे ज़्यादा सियासी बेरोज़गारी जो है वो उनके पास है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध में हुकूमत भी मौजूद है। पीएमएलएन जो है वो यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए हैं, और पीएमएलएन के अंदर यकसुई नहीं है। शहबाज शरीफ और जो मरियम साहिबा का बयानिया है, और एक तरफ देखें पार्टी का सदर कहता है कौमी मुफाहमत या कौमी हुकूमत बनाने का बयान देते हैं, अगले दिन पार्टी की नायब सदर आके जो है वो उसको रद्द कर देती है, मुस्तरद कर देती है। वैसे फरूख साहब, आप किसी पार्टी में नहीं देखा। कौमी हुकूमत के हक में है, कौमी हुकूमत बननी चाहिए, आप शहबाज शरीफ के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, ये ख्वाब में तो बना लें भाई। 70
हमें 5 साल के लिए 1,70,00,000 वोट दिए हैं इस कौम ने। इस मुल्क में वाहिद इमरान खान है जो 22 साल जद्दोजहद करके आए बिल्कुल हैं। सही। ये चूसनियों के ताने हमें ना दिया करें। पता है चूसनी किसने ली थी और कौन दोबारा चूसनी लेना चाहता है, उसके लिए वो पांव पकड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। 50 साइज के जूते आपने बूट पॉलिश किए हैं वजीर आजम हाउस में, इतने बड़े बड़े। डॉक्टर आप अफरान- लोगों को बोल रहे हैं चुटनी के ताने। डॉक्टर अफरान साहब आता हूँ आपकी तरफ। मुझे फारूक साहब ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कल शहबाज गिल साहब ने ये दावा किया है कि उन्होंने हुकूमत से राबिता किया है और वो EVMs के इनेकाद पर रजामंद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रजामंद है। उनकी शर्त ये है कि उनके और हमजा शहबाज के खिलाफ जितने केसेस हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएं। ऐसा है? देखें मसाइल तो इनके साथ हमारा, देखें हमारी पॉलिसी डे 1 से बड़ी क्लियर है इस हवाले से। 7 अरब के शहबाज शरीफ साहब को तो नैब में जो टीटीओ का केस है वो तो लहदा है, वो तो चल रहा है। इसके अलावा जो जाली अकाउंट्स हैं जिसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जिनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में, वो 27 अरब का केस है FIA का। किसी सूरत भी जो है शहबाज शरीफ साहब ने आपसे राबिता किया है, हुकूमत से राबिता किया है? देखें राब्ता करें ना करें, मुझे उस राब्ते का इल्म नहीं है। वो कह रहे हैं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं EVMs के इम्प्लीमेंटेशन पर रजामंद है, सिर्फ केसेस उनके और उनके बेटे के खिलाफ। मैं सिर्फ आपको इनकी मिसाल ये दे देता हूँ। फैटफ कवानीन कौमी सलामती के लिए थे, तो ये उसमें भी नैब को बंद करने के लिए 34 शिकों का कानून ले आए थे जाती सलामती को। तो अब भी ये EVM के लिए भी इस किस्म की कोई भी चीज़ करने को तैयार हो सकते हैं जहाँ पर इनको इनके केसेस की शक्ल में जो है वो फ़ायदा मिल सके। लेकिन हम जो एहतसाब का अमल है वो अलग है। रिफॉर्म्स जो मुल्क की सतह पे है, जमहूरियत की मजबूती के हवाले से, साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, वो अलग है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो लोग पार्लियामेंट में हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका ज्यादा किरदार इसके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। 30 सेकेंड है। डॉक्टर अफरान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत से राबिता किया है? नहीं जी, ये इनके ख्वाबों में जरूर राब्ता किया होगा, इनकी ख्वाहिश जरूर होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज गिल साहब एक मस्खरे हैं, मस्करों की बातों में अगर आपने आगे करना है तो जरूर करें। इस तरह के इन्होंने बहुत सारे मस्करे पाले हुए हैं जो बेसिकली हुकूमत को बुरा, और इनकी जो जद्दोजहद 22 साल की है वो बूट पॉलिश करने की। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर करके इधर तक अभी तक आए हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मजहर अब्बास साहब, फरूक हबीब साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।